चलिए, तो आज का जो टॉपिक है दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। यानी जब दो वेव्स आपस में सुपर इम्पोज होते हैं तो वो क्या रूल फॉलो करते हैं, है ना, किस तरह से बिहेव करते हैं, वो सारी चीज़ों को हम लोग को देखना है। सुपर इम्पोजिशन या सुपर इम्पोजिशन का मतलब ही होता है सुपर इम्पोजिशन होना, यानी ओवरलैप होना या मिक्स होना। अब दो केसेस आप देख सकते हैं यहाँ पे, दो पल्सेस यहाँ पर, दो पल्स जनरेट हुए हैं यहाँ पे, एक पल्स इस तरह से, एक पल्स इस तरह से ऑपोजिट फेस में। इस पल्स का क्रेस्ट लगातार इधर बढ़ते जा रहा है, इस पल्स का ट्रफ लगातार इधर बढ़ते जा रहा है। ये 1 सेकेंड, जब 1 सेकेंड बीत चुका, ये काफ़ी एक दूसरे के करीब पहुँच गए। जब t = 2 सेकेंड आपने देखा तो ये पल्स गायब हो गया। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देखो भैया, जितना डिस्प्लेसमेंट इसका ऊपर था इस पल्स का, उतना ही डिस्प्लेसमेंट इस पल्स का नीचे था। अगर मान लो कि इसका डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मान लो थोड़ी देर के लिए y था, और तो इसका क्या होगा -y। और जब ये आपस में मिक्स हुए तो यहाँ पर इनका क्या हुआ, वेक्टर सम हुआ, है ना। इसने बोला पार्टिकल को तू ऊपर जा, इसने बोला पार्टिकल को तू नीचे जा, है कि नहीं। रिजल्ट क्या हुआ, इसका हुआ वेक्टर सम। वेक्टर सम में क्या हुआ, और डायरेक्शन ऑपोजिट होने की वजह से टोटल वैल्यू क्या हो गई बेटा, यहाँ पे 0 हो गई। और हम देखेंगे जैसे ही ये आपस में मिक्स हुए, है ना, टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0 हो गया। फिर बाद में ये पल्स आगे बढ़ रही थी, वो उसमें से अलग होती है, मिक्स होती है, मिक्स होने के बाद अलग होती है और आगे निकल जाती है। और ये वाली जो इधर से आ रही थी, ये भी जो मिक्स हुई थी इसके साथ, वो अलग होती है और वो अपना आगे निकल जाती है। तो आपने क्या देखा कि t = 2 सेकेंड्स पे ये खास वो मौका था। इस वक्त ये दोनों वेव्स, यानी दोनों पल्स आपस में क्या हुए थे, मिक्स हुए थे, सुपर इम्पोज हुए थे, ठीक है ना। जब ये वेव्स आपस में मिक्स हुए थे तो आपने क्या देखा, हमने यहाँ देखा कि जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है वेव का, इनका क्या हुआ, वेक्टर सम हुआ। एक और केस देखो आप यहाँ पे, केस सेकंड, ये एक पल्स आ रही इधर, ये एक पल्स आ रही इधर। मान लो इसका डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ +y और इसका भी ऊपर की तरफ है तो +y अगेन। ये करीब पहुंच रहे एक दूसरे के, t = 1 सेकेंड में काफ़ी करीब पहुंच चुके, बस एक दूसरे को टच कर चुके। जब t = 3 सेकेंड हुआ, सॉरी 2 सेकेंड हुआ, तो हमने क्या देखे, एक बहुत बड़ी पल्स जनरेट हुई, बहुत बड़ी पल्स जनरेट हुई। तकरीबन मैंने देखा कि ये 2y डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसका एम्पलीट्यूड जो है अराउंड 2y के बराबर है। फिर उसके बाद ये दोनों फिर से, जो इधर से आ रही थी वो अलग अलग हो गई और अपने अपने रास्ते वो चले गई। तो मैं कहूँगा देखो, t = 2 सेकेंड पे ये आपस में मिक्स हुई थी, t = 2 सेकेंड पे। अब मैंने कहा देखो, ये वेव का डिस्प्लेसमेंट कितना है, y, इसका भी कितना है, y। अब मैं बोलूँगा यहाँ y नेट कितना हुआ, 2y। तो आपने नोटिस क्या किया कि यहाँ इनका क्या हो रहा है, वेक्टर सम, है कि नहीं। जो भी इनका फेस एंगल होगा उसके हिसाब से इनको ऐड करना है, और इसी को हम लोग कहते हैं सुपर इम्पोजिशन। तो जब दो वेव्स इस तरह से आपस में मिलती है, और जैसे कि यहाँ आपने देखा कि एक नई वेव थोड़ी देर के लिए जनरेट होती है, जैसे यहाँ देख सकते हैं आप, एक नई वेव, एक नया पल्स जनरेट हुआ था। तो अब उस नए पल्स की इक्वेशन क्या होगी, कैसा होगा, वो सारी चीज़ें हमको देखना है। मगर फॉर दैट हम लोग सबसे पहले स्टेटमेंट देखने वाले हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स का। खालिस ये स्टेटमेंट कई बार 2 मार्क के लिए आता है, तो ये बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो क्या लिखा हुआ है, When 2 or more waves arrives at a point simultaneously, जब 2 या 2 से ज़्यादा वेव्स एक ही पॉइंट पे एक साथ पहुंचते हैं इन अ मीडियम, सच दैट, इस तरह से कि हर एक वेव का अपना खुद का इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट है, दैट ईच वेव प्रोड्यूस इट्स ओन इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट। तो अब आगे क्या हो रहा है, देन द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा उस पॉइंट पर, वो क्या होगा, इट इज़ इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट। ये इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा, वेक्टर सम। अब अगर मान लो y1 = x, t एंड y2 = x, t, ये डिस्प्लेसमेंट है दो वेव्स के, है ना। तो अब आप जो नेट आप डिस्प्लेसमेंट देखेंगे वो क्या रहेगा, इन दोनों का वेक्टर सम। ये एडिशन क्या इंडिकेट कर रहा है, इनका वेक्टर सम इंडिकेट कर रहा है। आई बात समझ में। अब देखो NCERT में क्या है, इसी इक्वेशन को ऐसा दिया हुआ है NCERT में, v1 x - vt, v2 = x - vt। उन्होंने कहा कि इस तरह से कई सारी वेव्स है ना, v1 = x - vt, v2 = x - v2, या फिर उसको ऐसा लिखा हुआ है y1 = फंक्शन ऑफ x - vt, f1 x - vt, y2 = f2 x - vt, एंड सो ऑन अप टू n।
तो बोले जब ये वेव्स आपस में मिक्स होंगी तो वाई नेट क्या रहेगा, तो वाई नेट जो रहेगा वो y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस एंड सो ऑन का एडिशन रहेगा, यानी f1 x माइनस वी टी प्लस f2 x माइनस वी टी प्लस f3 x माइनस वी टी, इस तरह से, जिसको शॉर्ट में आप लिख सकते हैं समेशन i इक्वल्स टू 1 टू n, है ना, वाई नेट इज इक्वल्स टू समेशन i इक्वल्स टू 1 टू n एफ आई एक्स माइनस वी टी। इसको शॉर्ट में ऐसा लिखा जा सकता है x माइनस वी टी, इस तरह से ये इक्वेशन को लिख सकते हैं। तो ये एनसीईआरटी में इस तरह से दिया हुआ है, और मैंने वो जो ब्लू पेन में वहाँ तक लिखा वो स्टेट बोर्ड का है ना। और ये भी खुद बस इतना बताने के लिए कि अगर बाई चांस आपको ऐसा कोई इक्वेशन आता है, मान लो ऐसा कुछ इक्वेशन आता है समेशन i इक्वल्स टू 1 टू n x माइनस वी टी, ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं, ये सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स इंडिकेट कर रहे हैं। तो ये बता रहा है कि एक ही जगह पे एक साथ कई सारी वेव्स आए हैं, ये उनकी इक्वेशन है ना। बस इतना ध्यान में रखना है, इसको कुछ खास नोट्स में आ जाएगा, इसको छोड़ दो, अभी मत लिखो बस, है ना। तो ये एनसीईआरटी में इस तरह से दिया हुआ है। अब हमको आगे बढ़ना है एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ में, है ना। अगला है, ये तो प्रिंसिपल था, उसका स्टेटमेंट था। अब हम मेन उस पर आगे बढ़ेंगे। डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ resultant wave after superposition and amplitude of resultant wave and amplitude of resultant wave, ये दो चीज़ें हमको पढ़ना है। ये बहुत कुछ सिमिलर है ऑसिलेशन चैप्टर में, जो आपने सुपरपोजिशन पढ़ा था उसके बहुत ज़्यादा सिमिलर है। अगर वो कंपोजिशन ऑफ टू SHMs वाला आपको याद होगा तो ये बहुत आसान जाएगा आपके लिए। थोड़ा सा तरीका अलग है, थोड़ा सा, बट आ जाएगा आपको समझ में। मान लो मेरे पास दो वेव्स हैं, है ना। एक वेव का डिस्प्लेसमेंट है y1 इज इक्वल्स टू a1 साइन ओमेगा टी, दूसरी वेव का डिस्प्लेसमेंट है y2 इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस 5। जैसे कि आप देख सकते हैं, a1 जो है पहली वाली वेव का एम्पलीट्यूड है, a2 जो है दूसरी वाली वेव का एम्पलीट्यूड है, ओमेगा टी जो है पहले वाले वेव का फेस एंगल है, ओमेगा टी प्लस 5 जो है दूसरी वाली वेव का फेस एंगल है। उनमें अगर मैं दोनों वेव्स में फेस डिफरेंस पूछूंगा तो आपको कितने का आएगा, 5 का। आपको याद होगा उसको मैंने बस अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 लिखा था, बाद में वो अपन ने सब्ट्रैक्ट किए थे तो अल्फ़ा 2 माइनस अल्फ़ा 1 आया था, जिसको आपने इंडिकेट कर दिए थे एस 5, है ना। वो बस इतना है कि हमने पहले अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 लिखने के बजाय डायरेक्ट इसको क्या लिख दिया, 5 लिख दिया। अब यहाँ पर दो वेव्स आपस में मिक्स होंगी। चलो भैया, मिक्स होने के बाद आफ्टर सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स, आफ्टर सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स, आफ्टर सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, y इक्वल्स टू y1 प्लस y2, आपने इन दोनों को ऐड किया, यानी कि a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। अब मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ, देखो इधर a1 साइन ओमेगा टी जैसे के वैसे प्लस a2। अब यहाँ साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा, तो साइन ओमेगा टी कॉस 5 प्लस कॉस ओमेगा टी साइन 5। आया समझ में। अब इस a2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, देयरफॉर y इक्वल्स टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी कॉस 5 प्लस a2 को इधर मल्टीप्लाई करिए,
A2 cos ओमेगा टी साइन फाई। ओके चलो ठीक है। अब यहाँ से देखो, ये इक्वेशन में से साइन ओमेगा टी और इसमें से साइन ओमेगा टी कॉमन निकलेगा। देखो y इक्वल्स टू A1 प्लस A2 कॉस फाई मल्टीप्लाई बाय साइन ओमेगा टी प्लस यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ A2 इंटू साइन फाई, बस इतने चीज़ को मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ और कुछ नहीं, और मल्टीप्लाई बाय कॉस ओमेगा टी। ओके चलिए मान लिया। अब इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ। पिछली बार की तरह मैं इसको जो साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी का मल्टीपल था उसको अलग लिखूंगा, A1 प्लस A2 कॉस फाई। बोले भैया इस चीज़ की वैल्यू क्या आएगी? A1 प्लस A2 कॉस फाई को चलो आप लेके लिखो A कॉस थीटा, आप लिख डालिए A कॉस थीटा, और A2 साइन फाई को आप लिख सकते हैं A साइन थीटा। मैं ये बोर्ड के हिसाब से जा रहा हूँ बेटा, स्टेट बोर्ड के हिसाब से, क्योंकि स्टेट बोर्ड में ऐसा दिया हुआ है इसलिए अपन उसको इस तरह से ले रहे हैं इक्वेशन को। हालांकि वो वहाँ पर A कॉस फाई लिखना चाहिए था और A साइन फाई लिखना चाहिए था, क्योंकि फेस एंगल तो वही है, मगर अपने को बोर्ड को फॉलो करना ज़रूरी है ना। अगर अपन अपनी मर्ज़ी से अपन डालेंगे नॉलेज के हिसाब से, तो वो अगर उतना नॉलेजेबल नहीं रहा बंदा तो तुम्हारे को काट डालेंगे मार्क्स, है कि नहीं। तो इसीलिए कॉपी करो। A1 प्लस A2 कॉस फाई को मैंने लिखा A कॉस फाई, सॉरी A कॉस थीटा, A2 साइन फाई को A साइन थीटा, इस तरह से लिख दिया। अब अगर ऐसी बात है तो मैं ये इक्वेशन नंबर 1 में पुटअप करूंगा। मैं एनसीईआरटी का भी प्रूफ बता दूंगा आपको शॉर्ट में, ताकि आपको खुद समझ में आ जाए कि इसमें उसमें कैसा डिफरेंस आ रहा है। फिर आपने यहाँ पर वैल्यू डाले इसकी, तो देयरफॉर फ्रॉम 1 y इक्वल्स टू A cos थीटा साइन ओमेगा टी प्लस A साइन थीटा कॉस ओमेगा टी, इस तरह से दिया हुआ है। ओके, फिर उसके बाद आप देखेंगे A को कॉमन निकालो, साइन ओमेगा टी कॉस थीटा कॉस ओमेगा टी साइन थीटा, यानी कि साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, फाइन ही रे बाबा थीटा, है ना। ये मेरे पास फाइनल इक्वेशन आ रही है वेव की। ओके, इक्वेशन नंबर 2, सॉरी। ओके, अगर मैं यहाँ पर इसको भी कुछ नाम देना चाहिए, रोमन नंबर में देता हूँ मैं 1 और 2, क्योंकि ये नीचे उसमें वो थे स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, रोमन नंबर्स में जो दिया आपने इसको स्क्वायर करके ऐड करो, तो आपको मालूम है A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस A स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या रहेगा, A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई प्लस A1 प्लस A2 कॉस फाई उसका होल स्क्वायर। इसमें से A स्क्वायर निकालो कॉमन, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू क्या होगी 1, तो ये इक्वेशन हो जाएगा A स्क्वायर। और फिर इसको जब आप एक्सपांड करेंगे, वो A1 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस A1 A2 कॉस फाई, फिर A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, ये पूरा एक्सपांड करने के बाद ये इक्वेशन कुछ ऐसी बनेगी, A स्क्वायर इज इक्वल्स टू A1 स्क्वायर A1 स्क्वायर प्लस ट्वाइस A1 A2 कॉस फाई प्लस A2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। फिर यहाँ से A2 स्क्वायर कॉमन निकाले, फिर से वो 1 हो जाएगा। तो अल्टीमेट इक्वेशन जो बनने वाली है A इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस A1 A2 कॉस ऑफ फाई। वो याद आया आपको, है ना। तो भैया ये इस तरह से वही पुरानी वाली इक्वेशन है जो अपन ने कंपोजिशन में देखे थे, है ना, वही इक्वेशन बनी। ओके, फिर उसमें फिर से सेम पैटर्न में आपको स्पेशल केसेस देखना पड़ेंगे। स्पेशल केसेस में लेफ्ट हैंड साइड में लिखूंगा
लेफ्ट साइड का हुआ क्या पूरा, ये कॉर्नर का, स्पेशल केसेस 180 90 का है ना, ठीक है। तो सबसे पहला केस 1, थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री रहेगा तो थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री रहा तो क्या, फाई की वैल्यू, सॉरी फाई की वैल्यू 0 नॉट थीटा, फाई इक्वल्स टू 0 डिग्री रहे तो क्या, तो भाई वो क्या हो जाएगा, ए नेट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2 ओनली, कि cos 0 क्या होता है 1, यानी कि जो कि सिर्फ क्या हो जाएगा a1 प्लस a2, और उसमें भी अगर a1 इक्वल्स टू a2 इज इक्वल्स टू a रहा तो भैया फिर वो क्या हो जाएगा आपका a नेट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ट्वाइस ऑफ a। फिर उसके बाद आएगा केस सेकंड, फाई इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो ए नेट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस ट्वाइस a1 a2 है ना, cos 180 माइनस 1 जो कि क्या हो जाएगा a1 माइनस a2, और अगर सपोज करो a1 इज इक्वल्स टू a2 रहा तो आंसर क्या रहेगा 0। केस थर्ड, फाई इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो ए नेट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि cos 90 0 होता है, और अगर मान लो a1 इज इक्वल्स टू a2 इज इक्वल्स टू a रहा तो ए नेट इज इक्वल्स टू रूट 2 टाइम्स ऑफ a, दैट्स द आंसर। हो गया, राइट साइड का हुआ कि एकदम एक्सट्रीम राइट का, लिख लो फास्ट। अमजद 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 ये इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है टर्म बोर्ड के लिए, तो उसके लिए तैयारी रखिए अच्छे से। हुआ, चलो अभी एनसीईआरटी ओरिएंटेड इक्वेशंस कैसी थी मैं एकदम शॉर्ट में जंप कर करके बताऊंगा। जैसे कि आपने जो इक्वेशन देखा था y1 इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t करके डायरेक्ट देखा था, उसमें आपने देखा फंक्शन एज अ पोजीशन ऑफ x था ही नहीं, है ना। हालांकि वेव की इक्वेशन में क्या होता है, फंक्शन एज अ पोजीशन एज वेल एज टाइम होता है। एनसीईआरटी में एनसीईआरटी ओरिएंटेड जो है आपका सेम, तो उसमें y1 को उसने ऐसा लिया है a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, y2 इज इक्वल्स टू a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव। अब अगर शायद आपने नोटिस किया होगा कि नहीं,
जब ये इक्वेशन लिखी जा रही थी, आप A1 A2 लिखते आ रहे थे, अचानक से यहाँ पर AA आ गया था, है ना। वो कैसे आया मेंशन नहीं है स्टेट बोर्ड में, डायरेक्ट उन्होंने AA कैसे ले लिए, है ना। वो भले ही वो मेंशन होना चाहिए था कि वो दिया कंसिडर देम एज इक्वल, है ना, या फिर वो AA कम से कम कैपिटल R होना चाहिए था रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का। वो कैपिटल मतलब क्या है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो, तो वो कुछ प्रॉपर मेंशन नहीं है। अब इन्होंने एक अच्छा काम क्या किए, पहले ये इक्वेशंस उन्होंने इस तरह से दिए और उन्होंने कहा कि देखो भैया वो एम्पलीट्यूड सेम मान के चलो। आप शुरू में ही बोल दिया उन्होंने एम्पलीट्यूड को सेम मान के चलो। फिर जैसा प्रोसीजर अपना चला वही प्रोसीजर फॉलो किया उन्होंने, और फाइनली उन्होंने इक्वेशन निकाले टोटल डिस्प्लेसमेंट की। मैं डायरेक्ट इक्वेशन लिख रहा हूँ, ना कि पूरा प्रोसीजर। और y नेट जो होगा आपका वो है ट्वाइस a cos phi इंटू साइन ऑफ kx माइनस ओमेगा टी प्लस 5/2। तो इस तरह से उन्होंने इक्वेशन दिए, इसका डेरिवेशन यहाँ पर इस तरह से आया। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, डायरेक्ट आपको सुपरपोजिशन ऑफ वेव की इक्वेशन हम लोग कह सकते हैं। ओके, और अब आप जो देख रहे हैं ये डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन आई सुपरपोजिशन के बाद अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। और ये जो आप इधर का पार्ट देख रहे हैं, इतना पार्ट, इट इंडिकेट्स आपका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ट्वाइस a cos phi cos 5/2 है, शायद cos 5/2 है यहाँ पे, तो देखना पड़ेगा उसको। cos 5/2 phi इक्वल्स टू 0, ठीक है। 5/2 आएगा बस, बराबर। तो यही रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की इक्वेशन है। तो इसमें आप देखने लायक है, एट phi इक्वल्स टू 0 डिग्री y इक्वल्स टू इक्वेशन जो रिजल्टेंट वेव रहेगी ट्वाइस a साइन ऑफ kx माइनस ओमेगा टी प्लस 5/2। और एट phi इक्वल्स टू पाई डिग्री, पाई रेडियन। अब अगर ये मैं phi की जगह पाई डालूंगा तो ये क्या हो जाएगा, cos ऑफ π/2 आ जाएगा, है ना। और cos π/2 क्या होता है, 0। तो पूरा y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस तरह से डायरेक्ट है। और क्योंकि ये वाला पार्ट सुपरपोजिशन ऑफ एम्पलीट्यूड में, मतलब कंपोजिशन ऑफ एसएचएम में हो चुका था, तो एनसीईआरटी ने उसको रिपीट नहीं किया, उसी ने उस पे से कैरी करके आपको बताया पूरा। लिख लो। अब देखो इस पे बेस जो कैलकुलेशन आते हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट है अगला पार्ट। नोट, the intensities of the waves are proportional to the square of their amplitudes. Hence we can write I is directly proportional to amplitude का square. Second, when phase angle is 0 डिग्री, आपका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम रहेगा तो इंटेंसिटी भी मैक्सिमम रहेगा।
आई मैक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए मैक्स का स्क्वायर। देखो ये डायरेक्ट प्रूफ नहीं आया, ये डायरेक्ट आया, आपको जंप हुआ कि आपका ये देखा गया कि वेव की जो इंटेंसिटी, अब ये इंटेंसिटी क्या है ये आपको पता चलता है लाइट चैप्टर में। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो अगर उसका एम्पलीट्यूड 2 गुना बढ़ता है तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, इंटेंसिटी उसका 4 गुना बढ़ जाता है। लाइट की रोशनी जो होती है ना इंटेंसिटी, वो 4 गुना बढ़ जाती है। तो वही बात हो रहा है कि इंटेंसिटी जो है किसी भी वेव की वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम्पलीट्यूड के स्क्वायर को। तो अब जैसे कि मैं जानता हूँ एट फाई इक्वल्स टू 0 डिग्री आपका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम रहता, तो अगर फाई इक्वल्स टू 0 पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है तो इंटेंसिटी भी मैक्सिमम होगी। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता, आई मैक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। तीसरा, व्हेन फाई इक्वल्स टू 180 डिग्री, आपको मालूम है कि भैया इंटेंसिटी क्या रहती है, मिनिमम, एम्पलीट्यूड मिनिमम रहता, तो इसलिए इंटेंसिटी भी मिनिमम रहेगी और ए मिनिमम का क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो देयरफॉर मैं यहाँ लिख सकता हूँ आपका मिनिमम इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू ए मिनिमम, सॉरी नॉट इक्वल्स टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कांस्टेंट क्या पता नहीं अपने को, ए मिनिमम का स्क्वायर। फिर आप यहाँ लिख सकते, ये केस थर्ड हो गया ना आपका। दैट इज ए मैक्स आई मैक्स अपॉन आई मिन इज इक्वल्स टू ए मैक्स का स्क्वायर ए मिन का स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर अपॉन A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। Next, after superposition, if phase angle is phi, net intensity is given by I equals to I1 plus I2 plus 2 under root of I1 into I2 cos of phi, 2 under root of I1 I2 cos of phi। ये नेट इंटेंसिटी निकालने का फॉर्मूला है। नेट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या था, अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस A1 A2 cos phi, है ना। इसमें रूट नहीं आएगा, इसमें रूट नहीं आता, क्योंकि आई नेट इज़ क्या, मैं अगेन कह सकता हूँ आई नेट क्या है असल में, ये कैसा है बता देता हूँ आपको प्रूफ इसका। देखो आई नेट जो होगा वो अगेन क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नेट का स्क्वायर। तो ए नेट का स्क्वायर क्या होगा फिर, है ना, अंडर रूट हट जाएगा, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस A1 A2 cos phi। अब A1 स्क्वायर की जगह सिर्फ I1 लिख सकते, A2 स्क्वायर की जगह सिर्फ I2 लिख सकते, और यहाँ पर आ जाएगा ट्वाइस अंडर रूट ऑफ I1 अंडर रूट ऑफ I2 cos phi, ऐसा। अब सारे जो न्यूमेरिकल्स होते हैं इससे टॉपिक से रिलेटेड वो इसी फॉर्मूले पे आते हैं। ये आपके लिए मेन है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू, ये पार्ट को अच्छे से ध्यान में रखना है, याद देख लो अच्छे से। इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, आई मैक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए मैक्स का स्क्वायर यानी A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, आई मीन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए मीन का स्क्वायर यानी कि A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। रेशियो लिए तो इक्वेशन ऐसी बनती, रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऐसा है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का आपको मालूम है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके एग्जांपल्स। अस्तगफिरुल्लाह।
ठीक है, विथ सम इजी एग्जाम्पल्स. इफ आई मैक्स अपॉन आई मिन इज इक्वल टू 25 अपॉन 1, then I1 अपॉन I2 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क. ठीक है, देखो सॉल्यूशन बहुत सारे तरीके हैं. एक डायरेक्ट इंटेंसिटी से भी करने का तरीका है. अंडर रूट ऑफ I1 प्लस अंडर रूट ऑफ I2 होता है डायरेक्ट इंटेंसिटी का. अगर मैं थोड़ा लंबा इसमें जाता हूँ, आई मैक्स अपॉन आई मिन क्या होता है? A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर अपॉन A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर होता है ना. अब ऐसा है कि उसकी तो वैल्यू क्या दिया हुआ है आपको, 25 अपॉन 1. अब एक काम करो, इसका स्क्वायर रूट ले लो. स्क्वायर रूट ले लो तो क्या होगा, A1 प्लस A2 अपॉन A1 माइनस A2 इज इक्वल्स टू हाउ मच, 5/1. अब ऐसा है, क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 को मल्टीप्लाई करो, 1A1 प्लस 1A2 इज इक्वल्स टू 5A1 माइनस 5A2. ओके, 5A2 को इधर ला, A1 को इधर ला, तो ये हो जाएगा 6A2 माइनस 4, यहाँ पर हो जाएगा इक्वल्स टू 4A1, है ना. माइनस 5A2 उधर जाएगा तो प्लस 5A2 हो जाएगा. पहले से एक A2 मौजूद है वहाँ पर, तो वो हो जाएगा 6A2. ये इधर आएगा तो 5A1 माइनस A1 क्या हो जाएगा, 4A1. तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि देयरफॉर A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू 6/4. मगर मैं ये जानता हूँ I1 अपॉन I2 इज इक्वल्स टू A1 अपॉन A2 का स्क्वायर, A1 का स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर, या A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, जो कि क्या हो जाएगा फिर 36 अपॉन 16. या फिर अपन यहाँ 2 2 जा 2 3 जा, है ना, तो वो हो जाएगा 9/4, 9/4 ऐसा. या फिर एक और हो सकता है, इसमें डायरेक्ट कर सकते हैं आप. आई मैक्स को आप लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ I1 प्लस अंडर रूट ऑफ I2 और अंडर रूट ऑफ I1 माइनस अंडर रूट ऑफ I2. इस तरह से लिख सकते हैं आप आई मैक्स को, और आई मिन को इस तरह से. फिर आप वो कैलकुलेट करो उसका स्क्वायर, सॉरी, ये भी एक तरीके से कर सकते हैं आप. मैंने डायरेक्ट तरीके से नहीं किया, मैंने आपको पूरा बताया कैलकुलेट करके, है ना. A1 को क्या लिख सकते हैं आप, अंडर रूट ऑफ I1. A2 को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ I2. A1 को अगेन अंडर रूट ऑफ I1 माइनस अंडर रूट ऑफ I2 उसका होल स्क्वायर. ये भी एक तरीका, डायरेक्ट मतलब एम्पलीट्यूड में कन्वर्ट करके इंटेंसिटी ना करके डायरेक्ट इंटेंसिटी में आंसर निकल जाता. ये हो गया ना, वो बाजू वाली से लेकर सबका हो गया. बातें करना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट, two waves having intensity ratio of 100:1 interfere each other. Full stop. Find the ratio of intensities at the maxima and minima. अबे बातें मत करो बे. तो इंटेंसिटीज का रेशियो निकालना है एकदम मैक्सिमा एंड मिनिमा. तो देखो भैया यहाँ क्या दिया हुआ है,
दो वेव्स है जिनकी इंटेंसिटीज़ का रेशियो है I1/I2 इज इक्वल्स टू 100:1। इंटेंसिटीज है ना, हाँ, दे आपस में इंटरफियर कर रहे हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी। Imax/Imin निकालना है। अगर मैं I1/I2 का स्क्वायर रूट ले लूँगा तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ √I1/√I2 इज इक्वल्स टू 10:1। इजंट इट? है ना। Imax/Imin क्या होगा? मैंने शॉर्टकट बताया तो वो क्या है, √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर, √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। I1 की जगह क्या लिख सकते हैं आप? 10√I2। तो मैं यहाँ लिखूँगा 10√I2 प्लस √I2 का होल स्क्वायर। अगेन I1 की जगह 10√I2 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। अब √I2 कॉमन निकल के क्या हो जाएगा? कैंसर। 10 + 1 क्या हो जाएगा? 11, और ये क्या हो जाएगा? 9, यानी कि 121/81। अरे अमजद है क्या? अमजद, DPPs, इनकी DPPs गिन लो, क्या लेके आ जाओ। इधर का हो गया। Two waves whose intensity आर सेम और उनकी वैल्यू है से I, मूव्स टूवर्ड्स अ पॉइंट P in same phase, then resultant intensity at point P will be। चलो करो तो कैलकुलेट। ये वाला कैलकुलेट करो। रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालने का फॉर्मूला तुमको दिया है मैंने, बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये। छेड़ देना बड़ा। करो सॉल्व। रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? लिखाया था ना, I1 इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस ट्वाइस √I1 I2 cos phi। फिर से बोलो क्या है? I नेट इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस ट्वाइस √I1 I2 cos ऑफ phi। अब I1 और I2 दोनों की वैल्यू क्या है? सेम है, यानी I1 भी I है, I2 भी I है।
और फेज सेम फेज मतलब फाई की वैल्यू क्या है 0 डिग्री है, और सेम फेज मतलब फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा 0, है ना। दोनों भी वेव्स का फेस एंगल सेम है, तो दोनों में फेस एंगल में फ़र्क कितने का हुआ 0। यहाँ फाई क्या रहता है वही रहता फेस डिफरेंस। तो भाई चलो अब करो कैलकुलेट कितना आएगा, सॉरी 4 टाइम्स ऑफ आई, 4i, बिल्कुल सही। ये फॉर्मूला यूज करके देखो। सॉल्यूशन आई नेट इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ I1 इंटू I2 कॉस ऑफ फाई। ठीक है, फिर I प्लस 2 अंडर रूट ऑफ I का स्क्वायर कॉस ऑफ 0। तो ये हो जाएगा I प्लस I क्या हो जाएगा ट्वाइस I, और ये भी क्या हो जाएगा ट्वाइस I। आंसर क्या हो जाएगा 4i। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू कोहेरेंट, ये मैं ख़ास तौर से जेई के स्टूडेंट्स को बोलूँगा सॉल्व करके दिखाओ। टू कोहेरेंट साउंड वेव्स ईच हैविंग frequency of 4 hertz are at distance says x equals to 0.2 meter, x1 equals to 0.2 meter and x2 equals to 0.4 meter, 48 meter from a point. Full stop. Calculate the intensity of resultant wave at this point comma if each wave has intensity of 60 watt per meter square, and the velocity of the waves in the medium is 448 मीटर पर सेकेंड। ठीक, शुरुआत उससे करो क्या पूछा गया है तो उसके फॉर्मूले में क्या क्या आता है, फिर जो जो आता है देखो वो सारी चीज़ें दी गई है क्या, तो आपको यकीनन पता चलेगा कि भाई अरे ये चीज़ दी गई है मगर ये नहीं है। तो वो दूसरी चीज़ जो है वो डायरेक्ट तो नहीं दी गई होगी, उसका कोई ना कोई हिंट दिया होगा, है ना। पहले ये बात पे सोचो आप। अब वो जो दूसरी चीज़ निकालना है उसको कैलकुलेट करने के लिए क्या फॉर्मूला हो सकता है वो देखो। ये जेई ओरिएंटेड प्रॉब्लम है।
कौन कौन है वो जेई वाले? सोहन 1 2 3 4 5 6 उधर बैठे हुए ना सब। बेटा तुम लोग पर नज़र है मेरी, करो सॉल्व। हैमर एग्ज़ाम नहीं देने का है, जेई नहीं देना तो क्या हुआ, नीट तो देने का है ना। तो एम्स के लायक बंदा बढ़ दे। हाँ चालू हो गया कर, नहीं तो तेरे को चुपचाप कर बेटा, नहीं तो बोर्ड पे लाके सॉल्व करने लगाऊंगा। क्या होगा, इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, ये सामने दिया हुआ है ना। और I1 I2 दोनों दिया हुआ है ना। I1 I2 की वैल्यू है 60। क्या नहीं है तुम्हारे पास, फाई। कॉस तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, फाई नहीं है ना, मतलब तुमको फाई निकालना पड़ेगा। फाई क्या है, फेज डिफरेंस। क्या तुम्हारे पास कोई फेज डिफरेंस से रिलेटेड फॉर्मूला है क्या? फाई इक्वल्स टू 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस, याद आया? तो तुम्हारे पास पाथ में डिफरेंस है क्या? है, पाथ डिफरेंस निकालना पड़ेगा। आप क्वेश्चन को समझो। दो कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ है जिनकी फ्रीक्वेंसी आपको दी गई है और उनका डिस्टेंस दिया हुआ है। मान लो एक स्क्रीन है सामने, थोड़ी देर के लिए मान लो एक स्क्रीन है, ये सोर्स S1 है, ये सोर्स S2 है। तो यहाँ से इस पर्टिकुलर पॉइंट की जो दूरी है वो है 0.2 मीटर्स और इसकी जो दूरी है वो है 0.48 मीटर्स। ये x1 और ये x2। अच्छा तुमको एक बात बताओ, मुझे क्या लगता तुमको कि ये दोनों का पाथ सेम है क्या? पाथ डिस्टेंस सेम है क्या? अलग अलग है ना। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से तुमको क्या मिलेगा, पाथ डिफरेंस मिल जाएगा, डेल्टा एक्स मिल जाएगा। तो मैं सबसे पहले तो यहाँ लिखूंगा डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 0.48 माइनस 0.2। अब कर कितना आ रहा हो, 0.28 मीटर्स। मीटर्स है क्या, हाँ मीटर्स। ये क्या हो गया तुमको, पाथ डिफरेंस। अच्छा फेज डिफरेंस निकालने के लिए जैसे अपन ने देखे ना, ये तुम साइड में लिखोगे रफ में तो पता चलेगा, फाइन नहीं है तुम्हारे पास। तो फेज डिफरेंस निकालने के लिए क्या चाहिए तुमको, पाथ डिफरेंस और वेवलेंथ। पाथ डिफरेंस तो मिल गया है ना। अब वेवलेंथ कैसे निकालेंगे, एन लैम्बडा इक्वल्स टू V/n। V इक्वल्स टू एन लैम्बडा है ना, तो लैम्बडा इक्वल्स टू V/n। V कितना दिया हुआ है, वेलोसिटी 448। n कितना दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 400। चल कर कैलकुलेट कितना होता बता मुझको। ये 112 डिवाइडेड 1.12 बराबर 1.12 मीटर्स। ये तुम्हारा वेवलेंथ हो गया है। अब तुम्हारा फेज डिफरेंस आएगा डेल्टा फाई, या फाई बोलो एक ही बात है, 2π/λ 1.12 मल्टीप्लाई बाय पाथ डिफरेंस जो कि क्या है 0.28। आई थिंक ये 28 112 से डिवाइड होता है, ये 112 28 से डिवाइड होता है। देखो तो 28 के टेबल में 112 आता ही होगा। देखो होता क्या, 4 है ना। तो ये 0.28 और ये 0.24, 2π/4 यानी कुल मिला के आंसर क्या रहा, π/2। क्या निकल के आया तुम्हारे पास, फेज डिफरेंस आ गया ना π/2। अब तुम बोलेंगे भाई आई नेट क्या आएगा, फिर आई नेट तो सिंपली I1 + I2 हो जाएगा, क्योंकि cos π/2 क्या होता है 0, तो पूरा गायब हो गया, वो 0 हो गया। अब I1 + I2 क्या होगा, 60 + 60 कहाँ गए रे वो, हाँ 60 + 60 यानी कि 120 वाट पर मीटर स्क्वायर। आया समझ में। तो ये है भैया जेई का मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स। अगला
खोल दरवाज़ा, दरवाज़ा खोल दे भाई। क्या टाइम हो रहा है? 12 हो गए 10 कम बाकी है बेटा अभी। ठीक है, ये जेई की प्रॉब्लम्स जो है, आगे ये सब जेई की प्रॉब्लम्स है मेरे पास, तो मैं वो ग्रुप पे डाल देता हूँ, है ना। इसमें एक का सॉल्यूशन है, दूसरा तुम्हारे लिए चैलेंज है, वो मुझे बता देना सॉल्व करके, ठीक है। आज का टॉपिक फिर यहीं ख़त्म होता है इसका। अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। ओके, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।